ये 15 सितंबर 1992 का दिन है। लोअर मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जॉर्ज सोरोस अपने ऑफिस में हैं। 888 सात टीएच एवेन्यू की 33वीं मंजिल पर, जो पिछले 22 सालों से सोरोस फंड मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर रहा था। वो फ़ोन उठाते हैं और स्टैनली ड्रुकनमिलर के ऑफिस का नंबर डायल करते हैं, जो उनके सबेसिट मैनेजर्स में से एक हैं। वे ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ ड्रुकनमिलर द्वारा लगाए गए 1 अरब 50 करोड़ डॉलर के बेट पर बहस में उलझ जाते हैं। ये बेट बहुत बड़ा था, क्योंकि क्वांटम फंड, जिसे वो मैनेज कर रहे थे, के पास सिर्फ 3 अरब 30 करोड़ डॉलर की एसेट्स थी। लेकिन सोरोस इसलिए नाराज नहीं थे क्योंकि बेट बहुत बड़ा था, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने और बड़ा बेट क्यों नहीं लगाया। अगले दिन सोरोस ने 7 अरब डॉलर के बराबर ब्रिटिश पाउंड उधार लिए और उसे जर्मन मार्क करेंसी में बदल दिया। सोरोस और ड्रुकनमिलर को अटूट विश्वास था कि ब्रिटिश पाउंड का मूल्य गिरने वाला है, और जब ऐसा हुआ तो सोरोस एक ही दिन में 1 अरब डॉलर से ज्यादा कमाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। लेकिन ये ट्रेड, हालांकि फाइनेंशियल इतिहास की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है, वो घटनाओं की एक अविश्वसनीय सीरीज से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक गुप्त रिकॉर्डेड इंटरव्यू ने ब्लैक वेडनेसडे के नाम से मशहूर इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में से एक को ट्रिगर किया। ये सोरोस जैसे करेंसी एक्सचेंज दरों पर सट्टेबाजी करने वाले ट्रेडर्स और पाउंड को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच घंटे दर घंटे की लड़ाई थी। ये वो कहानी है कि कैसे जॉर्ज सोरोस और स्टैनली ड्रुकनमिलर ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ दिया। टर्निंग पॉइंट 13 मार्च 1979 है, यूरोप के इतिहास के सबसे अहम दिनों में से एक। इस रीजन के देश अपनी अपनी यूनिक करेंसी के साथ चल रहे थे। फ्रांस फ्रैंक के साथ, जर्मनी डॉयच मार्क के साथ, आयरलैंड आयरिश पाउंड के साथ, और इसी तरह जैसे जैसे उनकी घरेलू अर्थव्यवस्थाएं बढ़ीं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की मात्रा भी बढ़ी और इसने एक बड़ी चुनौती पेश की, 1 दर्जन या उससे ज़्यादा अलग अलग करेंसी में ट्रेड करना, जो अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर अलग अलग दरों पर फ्लक्चुएट करती थी। 13 मार्च 1979 वो दिन है जब यूरोपियन करेंसी यूनिट ऑपरेशनल हुई। ये अपने आप में कोई करेंसी नहीं थी, लेकिन इसने 8 मेंबर स्टेट्स फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, लक्समबर्ग, आयरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी और इटली के बीच एक नए मॉनेटरी अलायंस की बुनियाद रखी। एक ऐसा सहयोग जो यूरोपियन करेंसी को स्थिर करेगा और भविष्य में एक यूनिफाइड यूरोपियन करेंसी का रास्ता साफ करेगा। ये था यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम का सृजन, और इस समझौते का एक बड़ा हिस्सा था एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म यानी ईआरएम की स्थापना। ईआरएम ने दरअसल 8 अलग अलग करेंसी को एक दूसरे से पेग कर दिया। हर देश का सेंट्रल बैंक अपने देश की करेंसी रेट को एक खास रेंज के भीतर रखने के लिए जिम्मेदार होगा। उदाहरण के लिए फ्रेंच फ्रैंक को लीजिए। ये अभी भी दरअसल एक फ्लोटिंग करेंसी थी, क्योंकि इसका वैल्यू सप्लाई और डिमांड से तय होता था। अगर फ्रेंच इकॉनमी अच्छा कर रही होती तो देश में इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा आता और करेंसी की बढ़ी हुई डिमांड इसकी कीमत बढ़ा देती। लेकिन यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के तहत रेट को एक खास रेंज में रखना जरूरी था ताकि वो दूसरी यूरोपियन करेंसी से बहुत ज्यादा डेविएट ना हो, और यही फ्रांस के सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ फ्रांस की भूमिका आती थी। अगर फ्रैंक बहुत मजबूत हो रहा होता तो सेंट्रल बैंक उस करेंसी की बहुत सारी सप्लाई बेच देता ताकि सप्लाई बढ़े और इसकी रेट कम हो जाए, और इसका उल्टा, अगर करेंसी बहुत कमजोर होती तो वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करके ज्यादा करेंसी खरीदते, डिमांड बढ़ाते और इस तरह दूसरी यूरोपियन करेंसी के मुकाबले इसकी रेट बढ़ाते। एक सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बदलकर भी किसी करेंसी का वैल्यू बदल सकता है। ब्याज दरें बढ़ाने से करेंसी की खरीद को प्रोत्साहन मिलता, क्योंकि आप बॉन्ड्स और दूसरी एसेट्स पर ज्यादा रिटर्न कमा सकते थे, जिससे करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता, और ब्याज दरें घटाने से करेंसी की बिक्री को प्रोत्साहन मिलता, जिससे इसका वैल्यू कम हो जाता। इस नई मॉनेटरी सिस्टम ने पूरे यूरोप में कई समस्याएं पैदा की। अपने प्राइमरी गोल्स स्थिर नौकरी बाजार देना और स्थिर ग्रोथ बनाए रखने के अलावा अब उन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स पर जुनूनी नजर रखनी पड़ती थी ताकि अपनी करेंसी को सहमत रेंज के भीतर रख सके। एक बड़ी गलती, ये चुनौती बाद में सोरोस और ड्रुकनमिलर के लिए इतिहास के सबसे महान ट्रेड में से एक करने का दरवाजा खोलने वाली थी। अक्टूबर 1990 है। मार्गरेट थैचर यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपना लगातार तीसरा कार्यकाल काट रही हैं, और काफ़ी दबाव के बावजूद उन्होंने यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जो स्टर्लिंग पाउंड को पड़ोसी देशों की करेंसी से पे कर देता।
वो देख सकती थी कि शामिल होना बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए एक नामुमकिन काम पैदा कर देगा, जिसे एक तरफ तो पाउंड को मजबूत करना होगा और साथ ही जल्दी खराब हो रही ब्रिटिश इकॉनमी को भी स्टिमुलेट करना होगा। लेकिन उनकी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे मेंबर्स का इस बारे में अलग नज़रिया था और पार्टी के भीतर उनकी ताकत कमज़ोर होने के साथ आखिरकार वो मान गई। यूनाइटेड किंगडम एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का मेंबर बन गया। यूके का ईआरएम में शामिल होना इस तरह के करेंसी पेग से पैदा होने वाली समस्याओं की एक पारदर्शी झलक था। जिस साल वे शामिल हुए 1990, जर्मनी एक यूनिफाइड सॉवरेन स्टेट के तौर पर फिर से स्थापित होने की प्रक्रिया में था। पश्चिमी जर्मनी कैपिटलिज्म के तहत बूम कर रहा था, जबकि पूर्वी इलाका आर्थिक मायनों में काफ़ी पीछे था। नवीकीकृत जर्मनी ने पूर्वी जर्मनी के विकास में निवेश करने और उधार लेने के लिए अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल किया, और जैसे जैसे जर्मन इकॉनमी तेजी से बढ़ी, उनकी करेंसी डॉयच मार्क और मजबूत होती गई। उसी समय यूनाइटेड किंगडम मंदी में फंस चुका था। कोल्ड वॉर के अंत और तेल की कीमतों में झटके ने अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देशों समेत कई पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया था। इसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक नामुमकिन स्थिति में डाल दिया। वे अपनी ब्याज दरें घटाकर इकॉनमी को स्टिमुलेट करना चाहते थे। कम दरें घरों के लिए मॉर्टगेज भुगतान घटाती और बिजनेस के लिए उधार लेने की लागत कम करती, जिससे यूके को ग्रोथ में लौटने में मदद मिलती। लेकिन ब्याज दरें घटाने से ब्रिटिश पाउंड भी कमज़ोर होता, क्योंकि ब्रिटिश बॉन्ड्स रखकर आप जो रिटर्न कमा सकते थे वो कम हो जाता, और सेंट्रल बैंक पाउंड के वैल्यू में गिरावट नहीं आने दे सकता था, क्योंकि तब वो यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म द्वारा तय रेंज से बाहर चला जाता। लेकिन न सिर्फ यूके इकॉनमी को स्टिमुलेट करने के लिए अपने टूल्स का इस्तेमाल करने में असमर्थ था, बल्कि उसे उल्टा काम भी करना पड़ रहा था। जैसे जैसे जर्मनी की करेंसी मजबूत होती गई, वो करेंसी समझौते के लिए एक एंकर बन गई। बाकी 11 यूरोपियन देशों के लिए टारगेट रेट को ऊपर खींचती गई। 1990 और 92 के बीच ब्रिटिश पाउंड बार बार टारगेट रेंज के निचले सिरे पर पहुंचा और हर बार बैंक ऑफ इंग्लैंड को करेंसी के वैल्यू को सहारा देने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज़्यादा पाउंड खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। समय बीतने के साथ ये साफ हो गया कि ये एक अनटिकाऊ रास्ता था। अगर ब्रिटिश इकॉनमी को मंदी से निकलना था तो उसे अपनी करेंसी के वैल्यू में गिरावट आने देनी ही होगी। लेकिन कब? हर ट्रेडर यही जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कब? अगस्त 1992 में स्टैनली ड्रुकन मिलर ने ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के खिलाफ एक बेट शुरू किया। वो जॉर्ज सोरोस के अंडर क्वांटम फंड में काम कर रहे थे, जहां वो अपेक्षाकृत छोटी पोजीशन बना सकते थे। अगर सोरोस को लगता कि उनके किसी सब मैनेजर द्वारा किया गया ट्रेड प्रॉमिसिंग है, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाते और अपनी फर्म का एक्सपोजर बढ़ा देते। ड्रुकन मिलर ने $1.5 अरब के बराबर की बेट लगाई कि पाउंड का अवमूल्यन होगा, कि इसकी कीमत गिरेगी। इस तरह के ट्रेड को शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। ये ऐसे काम करता है। सोरोस सबसे पहले कुछ ब्रिटिश पाउंड उधार लेते, इस मामले में लगभग $1.5 अरब के बराबर। तो अब उनके पास ब्रिटिश पाउंड में एक लोन था जिसे भविष्य में किसी समय चुकाना था। उन्होंने ब्रिटिश पाउंड लिए और उसे जर्मन मार्क करेंसी खरीदने में इस्तेमाल किया। तो अब उन्होंने अपने ब्रिटिश पाउंड को जर्मन मार्क में बदल लिया, लेकिन उन्हें अभी भी उस ब्रिटिश लोन को किसी समय चुकाना था। उम्मीद ये होती है कि ब्रिटिश पाउंड का वैल्यू जर्मन मार्क के मुकाबले कम हो जाए, ताकि जब वो अपने पैसे वापस पाउंड में बदलें तो उनके पास उस लोन के वैल्यू से ज़्यादा रकम हो जिसे उन्होंने शुरू में लिया था। फिर वो अपने कुछ पाउंड से लोन चुका देते और बचे हुए अंतर को प्रॉफिट के तौर पर रख लेते। अब जब बेट लग चुकी थी तो उन्हें सिर्फ एक कैटलिस्ट की ज़रूरत थी, कुछ ऐसा जो ब्रिटिश पाउंड की बिक्री की बाढ़ शुरू कर दे, इतनी कि यूके को यूरोपियन एक्सचेंज रेट एग्रीमेंट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। और उस कैटलिस्ट के आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। गुप्त रिकॉर्डिंग 15 सितंबर 1992 है। हैंडल्सब्लाट अखबार का एक पत्रकार जर्मन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट हेल्मुट श्लेसिंगर के साथ एक इंटरव्यू के लिए बैठता है। वो इंटरव्यू पूरा करते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जब वो यूरोपियन करेंसी समस्याओं के बारे में एक अस्पष्ट टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि इटालियन लीरा और दूसरी करेंसी का व्यापक अवमूल्यन जर्मनी के लिए मददगार होता। जर्मन बुंडेसबैंक के प्रेसिडेंट को ये एहसास नहीं था कि उनकी ये टिप्पणी टेप पर रिकॉर्ड हो रही थी। पत्रकार वर्नर बेनोफ ने इस कमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, ये मानकर कि ये इंटरव्यू का हिस्सा है, और उन्होंने दुनिया भर में ये कहानी प्रकाशित करने की तैयारी की। ये वो कैटलिस्ट था जिसका जॉर्ज सोरोस इंतजार कर रहे थे। इस कुख्यात इंटरव्यू से पहले
इटली भी एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में बने रहने के लिए अपनी करेंसी की मजबूती बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। 13 सितंबर को इटालियन लीरा 7% गिर चुकी थी और करेंसी को थामे बैठे किसी भी व्यक्ति का बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए ब्रिटिश पाउंड के अवमूल्यन का डर बढ़ने लगा था। और हालांकि कुछ हद तक अस्पष्ट जर्मन सेंट्रल बैंक का ये बयान कि इन दूसरी करेंसी को और गिरना चाहिए बिकवाली की एक कैस्केड शुरू करने के लिए काफ़ी हो सकता था। ये खबर सुनकर ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी से ये बयान न्यूज़ साइकिल में आने से पहले खारिज करने का आग्रह किया, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि कमेंट रिकॉर्ड हो चुका था। 16 सितंबर की सुबह है। अवमूल्यन की अफवाहें अब पूरी तरह से चल रही हैं। एज फंड्स और पेंशन फंड्स जैसी बड़ी संस्थाओं के लिए उस दिन पाउंड को थामे रखने की कोई वजह नहीं थी, कोई अपसाइड नहीं थी, सिर्फ इसे रखने का रिस्क था। इसलिए हर कोई अपने पाउंड बेचने लगा। सोरोस ने बुंडेसबैंक की टिप्पणियों को अपनी फर्म की शॉर्ट पोजीशन को बड़ा करने के क्यू के तौर पर लिया और हमने भी अपना क्यू वहीं से लिया। उन्होंने बेट बढ़ाकर $7 अरब के बराबर कर दिया। साथ ही ब्रिटिश स्टॉक्स में $50 करोड़ का निवेश किया। इस बेट का नॉमिनल वैल्यू उस समय क्वांटम फंड के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट से भी बड़ा था, लेकिन इसके लिए सिर्फ $1 अरब के अपफ्रंट कोलेट्रल की ज़रूरत थी। उन्होंने ब्रिटिश स्टॉक्स में जो $50 करोड़ इन्वेस्ट किए थे वो भी अगर पाउंड का अवमूल्यन होता तो फायदेमंद साबित होते। ब्रिटिश कंपनियां सामान एक्सपोर्ट करके पाउंड के मायने में ज़्यादा कमाती और ऊंची घरेलू कीमतें ऊंचे स्टॉक प्राइस की वजह बनती। और सिर्फ सोरोस ही नहीं, कई ट्रेडर भी इसी ट्रेड में भाग ले रहे थे, पाउंड के गिरने की उम्मीद में, पाउंड उधार लेकर और बेचकर। और इस तरह शुरू हुई युगों की एक फाइनेंशियल लड़ाई। बैंक ऑफ इंग्लैंड को पाउंड का बचाव करना था। उसकी बड़ी मात्रा में खरीद कर वे ऐसा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करके कर सकते थे। 19 अरब पाउंड के बराबर का सोना और दूसरी करेंसी जो सरकार के पास थी। जब मार्केट खुला तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करके 1 अरब पाउंड खरीदने का फैसला किया, लेकिन बिकवाली इतनी ज़्यादा थी कि वो मिनटों में गायब हो गया। पाउंड के वैल्यू पर इसका कोई प्रैक्टिकल असर नहीं पड़ा और वो लुढ़कता ही गया। उन्हें एहसास हुआ कि ब्रिटिश पाउंड खरीदना गिरावट रोकने के लिए काफ़ी नहीं होगा, उन्हें अपने दूसरे लीवर ब्याज दरें बढ़ाने का इस्तेमाल करना होगा। और ये बहुत विवादास्पद था। यूके की पहले से ही 10% की ब्याज दर बेंचमार्क थी। दर और बढ़ाना मॉर्टगेज वाले घरों के लिए सजा के समान होता। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी मांगी, जिन्होंने सुबह 11 बजे ब्याज दरों को 10% से बढ़ाकर 12% करने की सहमति दी। मजबूरी, लेकिन ब्याज दर वृद्धि का उल्टा असर हुआ। 2% ब्याज दर वृद्धि महत्वपूर्ण होती है और इसने दुनिया भर के ट्रेडर्स को खास तौर पर संकेत दिया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड मजबूर हो रहा है। इसलिए कई ट्रेडर्स ने अपने बेच पर दोगुना दांव लगाना शुरू कर दिया। दोपहर तक बैंक ऑफ इंग्लैंड अब हर घंटे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के 2 अरब पाउंड जला रहा था। इस रफ्तार से देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिन खत्म होने से पहले पूरी तरह खत्म हो जाता। एक आखिरी हताशा के कदम के तौर पर प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ने ब्याज दरों को फिर से बढ़ाने का फैसला किया, इस बार 3% की वृद्धि बेंचमार्क को 15% तक ले जाकर। लेकिन ये काम नहीं आया और पाउंड दोपहर भर गिरता ही रहा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अब एक चौंकाने वाले 15 अरब पाउंड खर्च कर दिए थे और उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे। अब ये अनिवार्य हो गया था कि यूके को एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म छोड़ना होगा। वे अब पाउंड का बचाव नहीं कर सकते थे और यह फ्री फॉल में चला गया जब तक कि मार्केट दिन के लिए बंद नहीं हो गया। आखिरकार ब्रिटिश स्टर्लिंग जर्मन मार्क करेंसी के मुकाबले 15% और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20% गिर गए। सोरोस और ड्रुकन मिलर ने सितंबर 1992 में इस ट्रेड से $1 अरब 50 करोड़ कमाए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।